आई एम गौरव सोइन और आज हम लोग वापस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन, जो कि अपने आप में ही, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं पीएचडी की बात करूं, चाहे एमफिल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं, सब में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करने वाले हैं। हर एक जो मेजर है उसका हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी करें, बिकॉज न्यूमेरिकल जो है वो कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग पेपर 2 कॉमर्स दे रहे हैं, या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीएचडी में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपसे पूछा जाएगा दीज आर द वैल्यूज, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इन्हांस योर नॉलेज, ये आपके पास आने वाले हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए और टेलीग्राम हमारा सक्सेस क्लासेस के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें सारे वीडियोज़ और पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन। कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोग से सबसे पहली चीज़ पूछना चाहता हूँ वो ये है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। कभी सोचा है? स्टैटिस्टिक्स जिससे भी पूछो, पीएचडी में हम लोग को पेपर 1 की तैयारी करनी है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स कर लो। ये कोई क्यों नहीं बोलता कि रिसर्च और इकोनॉमिक्स कर लो, रिसर्च और एफएम कर लो, रिसर्च और टैक्सेशन कर लो। वाई स्टैटिस्टिक्स ही क्यों? इसका आंसर जो है मैं आपको देता हूँ। रिसर्च में एक प्रोसेस होता है, रिसर्च में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है रिसर्च डिज़ाइन। ये आप लोग को पता होगा। रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं? रिसर्च डिज़ाइन में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एनालिसिस के लिए बेस्ट जो थिंग है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। हम विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, बहुत सारे तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प से स्कैटर डायग्राम। मैं कोरिलेशन की बात करूँ तो स्कैटर डायग्राम हो गया है ना, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलेगी कि क्या है, फिर एसोसिएशन क्या है, रिग्रेशन हमें कॉज इफेक्ट बताते हैं। मतलब इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है और उससे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हम लोग बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, जिसकी धीरे धीरे सारी वीडियोस में बना रहा हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अ लॉट इन डूइंग योर रिसर्च। तो यहाँ पे भी हम एक रिसर्च करने वाले हैं। वो रिसर्च क्या है? वो रिसर्च है एक्शन रिसर्च। मैंने आपको बताया ना, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स सर रिसर्च से रिलेट करके बताइए ना, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी। हम आगे जाकर के रिसर्च करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम एक एक्शन रिसर्च करने वाले हैं। एक्शन रिसर्च मीन्स करंट प्रॉब्लम का कोई ना कोई हम लोग करंट प्रॉब्लम के ऊपर कोई ना कोई हम रिसर्च करने वाले हैं, बिकॉज एक्शन रिसर्च बेसिकली डील्स विद करंट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है करंट, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, दैट इज कोविड-19, कोरोना वायरस। अब इसमें क्या हुआ है, हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो शॉप्स हैं कपड़ों की, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, कपड़ों की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हो गई, मोपेड की हो गई, इन सब की जो दुकानें हैं उसमें सारे के सारे लोग ऐसे ही बैठे, मतलब ऐसे ही बैठे, मतलब उनकी उतनी सेल नहीं हो रही है जितनी उनकी होनी चाहिए थी। पर वेरस अगर मैं एक्सेप्शन केस में मेडिसिन और इन सबको छोड़ दूँ, अब एक इंसान है जिसका नाम है रामू, ठीक है। अब वो बेचारा कपड़े का दुकान चलाता है। ही वॉन्ट्स टू नो कि मेरी जो डिमांड कम होती जा रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, किसका, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी डिमांड को कम कर रही है, मेरी डिमांड किसके साथ एसोसिएटेड है, मेरी डिमांड किसके साथ रिलेटेड है। तो वो किसका रुख करेगा? वो रुख करेगा कोरिलेशन का। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे एक्शन रिसर्च करा है। वो जानना चाहता है ना, कि मेरी जो दुकान है ना, मेरी दुकान की जो डिमांड कम होती जा रही है, बहुत मुश्किल से ही जो है 8-10 जो है कस्टमर्स आ पाते हैं मेरी शॉप में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो उसने कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। वो फर्स्ट जो पैरामीटर था, जो वो पहला था कि इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। हम सब देख रहे हैं प्राइस, आप मार्केट में जाओ, हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है? बिकॉज हर एक जो एंटरप्रेन्योर है, हर एक जो प्रोप्राइटर है, ही इज़ इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट। कम कस्टमर्स आ रहे हैं, अभी वो लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स भी, प्राइस भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो होता है क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया तो सेल किया। तो ऐसे ऐसे जैसे ही अगर आपको कॉस्ट को इंक्रीज करना है, वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसमें हम प्रॉफिट भी और इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे वो जानना चाहता है क्या इन्फ्लेशन की वजह से जो इतनी महंगाई होती जा रही है, लोग कतरा रहे हैं सामान खरीदने से, क्या वो रीज़न है उसके पीछे? दूसरा, आप सबको पता है कि जो है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, काफ़ी सारे लोगों को सैलरी रिडक्शन दे दिया गया है, सैलरी कम कर दी गई है 50%, 40%, 30%। क्या इनकम उसका रीज़न है? लोगों के पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि उनको कपड़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राशन, उनको कपड़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी एक्सपेंसेस, रेंट जो पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्या उसका कम हो जाना रीज़न है कि मेरी दुकान में जो है डिमांड नहीं हो रही है, लोग मेरी दुकान में आ नहीं रहे हैं? और तीसरा है गवर्नमेंट गाइडलाइंस, है ना। गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना हो सके घर पे रहिए, कोशिश करिए कि जब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको काम हो तभी आप जा करके मार्केट जाइए या बाज़ार जाइए। तो क्या गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके पीछे कि लोग निकल नहीं रहे घर से बाहर और वो लोग आ नहीं रहे हैं शॉप्स में, जिसकी वजह से मेरी डिमांड कम हो रही है? अब वो क्या करना चाहता है, अब वो अपनी डिमांड को इन सब से क्या करना चाहता है, रिलेट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एसोसिएट हिज डिमांड विद ऑल दीज फैक्टर्स, विद ऑल दीज वेरिएबल्स, विद ऑल दीज पैरामीटर्स, राइट। तो वो क्या यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा कोरिलेशन। और किसके लिए यूज़ कर रहा है ये यूज़ कर रहा है एक्शन रिसर्च के लिए। इज इट क्लियर? मैंने एक रिसर्च को स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम ये रिसर्च करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि हमारी डिमांड किससे ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्या है उसके पीछे रीज़न। अगर प्राइस है तो मैं आई विल टेक मेजर्स टू कंट्रोल माई प्राइस। मैं देखूँ तो पहले रीज़न क्या है। आप ऐसे एकदम से आप जो है अपने प्राइस कम कर दो और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डाल रहा है मेरे डिमांड को, वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम रुक करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे और समझेंगे को रिलेशन। इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कितने ज़्यादा दो पेयर्स रिलेटेड हैं। इन्फ्लेशन के साथ अगर आप कंपेयर करो डिमांड को इनकम से आप रिलेट कर रहे हो, डिमांड को आप गवर्नमेंट गाइडलाइन से रिलेट कर रहे हो, तो कौन सा जो है ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है, स्ट्रांगली है या नहीं है, हमको ये जानना है ना। क्या है इसके पीछे रीज़न, कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है, तो हम यूज़ कर रहे हैं कोरिलेशन। अब ये क्या है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, है ना। दो या दो से अधिक जो है वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, देन यू आर यूजिंग कोरिलेशन। साक्षात एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। अब ये लाई करता है +1 और -1 के बीच में, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं रिलेटिव मेजर, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालेंगे तो वो होता है एक तरीके से रिलेटिव मेजर, बिकॉज ये लाई करता है। हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं कि इट शुड बी बिटवीन +1 एंड -1, ठीक है। आगे जाकर के बताऊंगा +1 होगा तो क्या होगा, -1 होगा तो क्या होगा, और कौन सा स्ट्रांगली रिलेटेड कहलाएगा, कौन सा जो है नो कोरिलेशन कहलाएगा, कौन सा नेगेटिव कोरिलेटेड कहलाएगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हमको इतना समझ में आया इस स्लाइड से कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर हम रिलेट करना चाहते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन जो है वो लाई करता है +1 एंड -1 के बीच में। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब मैंने एक लाल कलर से यहाँ यूज़ किया है डायरेक्शन, तो इसीलिए यूज़ किया है बिकॉज अभी मैं जब स्टैटिस्टिक्स के PYQ देख रहा था पेपर 1 में, तो उसमें लिखा था कि कोरिलेशन ओनली टेल्स अस द एसोसिएशन बट नॉट द डायरेक्शन। अब हम लोग बोले थे हाँ यार एसोसिएशन तो बोलता है, डायरेक्शन कुछ पता नहीं है अपने को, अपन उसको मान लेते हैं सही, पर एक्चुअली में वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये एसोसिएशन भी बताता है और हमें डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। आगे जाकर जब हम स्कैटर डायग्राम हम देखेंगे तो ये हमको डायरेक्शन से पता चलेगा कि हम पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड है। इज इट क्लियर? तो ये हमको एसोसिएशन भी बताता है और हमें डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो बोर्ड में लिखे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च हम कर रहे हैं कि हमारी डिमांड कम हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हमने लिए हैं, एक है इन्फ्लेशन, एक है इनकम और एक है गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और इन सब के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, कोरिलेशन। ये देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन, जब आपका जो है स्कैटर डायग्राम में इस तरीके से आपके जो वैल्यूज़ आप पुट करोगे दो वेरिएबल्स की, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की, अगर इस तरीके से डायरेक्शन जा रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेटेड। और अगर इस तरीके से बिखरा हुआ, हर तरीके से स्कैटर्ड है तो वो हो जाएगा नो कोरिलेशन। और अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आया था। एक मुझे अच्छे से याद है, ये कॉमर्स में आया था कि एक हमको ग्राफ दे दिया था और ऐसे ही बहुत सारे जो है पॉइंट्स बना दिए थे और हमसे पूछा था कि विच टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस, ठीक है। तो यू नेवर नो अबाउट NTA, यू नेवर नो अबाउट एनी PhD एंट्रेंस एग्जाम, यू शुड नो दिस। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस
किस तरीके से डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, याद करने की, या तो याद करने की चीज़ ही नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी जो है हेड हमेशा ऊपर होता है, हम हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। नो कोरिलेशन होता है तो नो, ना ऊपर ना नीचे, और नेगेटिव होता है तो हम झुके होते हैं, हमारे मुंह लटका होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि वी आर टेंस्ड, वी आर लिटिल बिट नेगेटिव। अब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये तरीका है जिससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, -1 और +1 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, और एक इससे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कौन सा जो है परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है, कौन सा नेगेटिव वगैरह कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपको एक दिख रहा होगा चार्ट टाइप, इसको मैं ईजी कर लेता हूँ। अगर ये है सिंबल ऑफ कोरिलेशन, स्मॉल r इज इक्वल्स टू, सपोज इट इज़ -1, अगर -1 है एग्जैक्ट, क्योंकि -1 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, नीचे जा ही नहीं सकता ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड या कोरिलेशन। ठीक है, वेयर एज इफ r इज इक्वल्स टू +1 तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड। इफ r इज ग्रेटर देन 0, आपसे पूछा जा सकता है कि ये आंसर आया है, आप ये बताओ ये कौन सा है, परफेक्टली है और या फिर सिंपल पॉजिटिव कोरिलेशन है। इफ r इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ r इज लेस देन 0 तो इट इज सिंपल नेगेटिव कोरिलेशन। और इफ r इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स नो कोरिलेशन। इज इट क्लियर? ये आपको आगे जा करके पूछा जा सकता है कि ये वैल्यू आ रही है, आती ही है। अभी एक आया था क्वेश्चन कि वेट और है ना किसी इंसान का वेट इंक्रीज हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड हाइट, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था, तो उसमें कौन सा है, इन्वर्स है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ दी हुई थी, फिर आपको उसमें से करेक्ट वैल्यू ढूंढनी थी, तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप करेक्ट वैल्यू को चुन सकते हो। चलो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ले रहा हूँ, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में, और जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में भी। तो स्कैटर डायग्राम, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पूरा नाम देख लो। ठीक है, स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशंस, ये कब, कौन सा, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, सब पता चलेगा, बस थोड़ा वेट करिए। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, है ना, स्कैटर हमने बोलते हैं ना, स्कैटर करते हैं हम, यहाँ पे आपने देखा था, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और जैसे जैसे वो जिस तरफ वो जा रही होती है, फिर हम लोग ये बोलते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर नो कोरिलेशन है। ठीक है, तो स्कैटर में क्या है, स्कैटर को हम लोग स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, ये तो पता चल जाएगा, पर कोरिलेशन चार्ट आ जाएगा तो आप वहीं पूछ लोगे, कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा जो है मेथड्स ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया आपको, कार्ल पियर्सन्स, कनकरेंट डेविएशंस, और आपको दे दिया स्पियरमैन, और चौथा दे दिया आपको कोरिलेशन चार्ट। तो आप कोरिलेशन चार्ट को हटा दोगे, या कोई और मेथड दे दिए, कुछ भी एक्सवाइजेड दे दिया, तो आप इतना बस समझ लो कि स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन चार्ट एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए नाम बदला जाएगा, जिससे आप लोग उसको गलत कराओ हर हालत में। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है पैरामीटर्स लिख देते हैं एक्स और वाई तरफ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उसके बाद हम वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं, वैल्यूज़ को हम लिखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ पे, और जैसे जैसे वैल्यूज़ हम पुट करते रहते हैं और जिस डायरेक्शन में वो जा रही होती है उसके अकॉर्डिंगली हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके से जा रही है तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा देखो सटी हुई, एक एग्जैक्ट आपको जो है सीधा वो बता रहा है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ये मॉडरेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है पर थोड़ा ज़्यादा बिखरा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, तो ये हो गया नो कोरिलेशन। अब ये मॉडरेट नेगेटिव, ये से स्ट्रॉन्ग अपन देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ही नीचे की तरफ जा रहा है, चिपका हुआ और एक साथ नीचे की तरफ जा रहा है, और ये थोड़ा बिखरा हुआ है ना, बाहर जा रहा है लाइन के थोड़ा थोड़ा, तो ये है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। और ये है कर्वी लीनियर, जैसे कर्व टाइप अगर बन जाता है तो ये होता है कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कौन सा है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट मेरे को लगा तो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, कर्वी लीनियर रिलेशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर कर्व बन रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ये है एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, जो कि आपको पता होना चाहिए। हर नई चीज़ें जो है एग्जाम में ऐड की जाएंगी ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम स्कैटर डायग्राम में एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं वैल्यूज़ जो हमारे वेरिएबल्स की रहती है, और उसके साथ साथ फिर हम लोग डिनोट करते हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, और मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि
डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर कोरिलेशन। 90% लोग लिख के आएंगे कार्ल पियर्सन, क्योंकि हमें सबको याद है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कार्ल पियर्सन के लिए जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर कोरिलेशन। नो, इट्स आंसर इज नॉट कार्ल पियर्सन, इट्स आंसर इज फ्रांसिस गेल्टन। याद रखिए, फ्रांसिस गेल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेजर कोरिलेशन। हम सब लोग जो है कार्ल पियर्सन दिया होगा, 101% दिया होगा, और सब लोग कार्ल पियर्सन तरफ दौड़ेंगे लिखने के लिए कि कार्ल पियर्सन ही होगा, कार्ल पियर्सन ही होगा, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट कार्ल पियर्सन, इट्स फ्रांसिस गेल्टन हु मेजर्ड कोरिलेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पियर्सन आर टेस्ट भी बोला जाता है। ये आइडेंटिकल नाम सुन लिया करो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। पहले मैंने सोचा था कि कार्ल पियर्सन का एक क्वेश्चन कराऊं, फिर जब मैंने उसको स्टार्ट किया करना, मैंने किया हुआ है, पर मैंने जब स्टार्ट किया उसको करना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था वो। तो मैं सोच रहा हूँ उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खासकर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे जा करके आपसे भी जब इंटरव्यू में अगर आपसे ज़रूरी नहीं कि रिसर्च के अलावा भी आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि these are the two values x and y, you have to calculate Karl Pearson's coefficient of correlation and I am giving you 5 minutes or 6 minutes, such like that, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, ये देख लो। ये पहली चीज़ तो मैच द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप इसको सिर्फ देखो, इसकी अलग वीडियो में बनाऊंगा। इसमें टाइम लग रहा था 10 से 12 मिनट और बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी छोटी चीज़ों को पहले इनकॉर्पोरेट कर लूँ, समझ लूँ, फिर एक अलग वीडियो बना करके आपको पूरा जो है इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। जब कोवेरियंस दिया होता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है ये कोवेरियंस क्या होता है। कोवेरियंस जो है इसको हम समझते हैं, कोवेरियंस इज द मेजर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम। कोरिलेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और कोवेरियंस इज ए मेजर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में तो आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं वेदर दिस वेरिएबल इज रिलेटेड और नॉट। आप ये देख रहे हो ना कि ये वेरिएबल जो है इसके साथ एसोसिएटेड है या नहीं। पर कोवेरियंस में एसोसिएटेड तो है, पर ये हम देख रहे हैं कि वो एक साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम, द एक्सटेंट टू विच टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। कोरिलेशन इज अ बिगर टर्म विच टेल्स अस, हो सकता है एक्स इज नॉट दैट मच रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड भी हो सकता है, नो कोरिलेशन भी हो सकता है एक्स और वाई के बीच में, पर कोवेरियंस बताता है कि ये दोनों, हाँ ये दोनों रिलेटेड तो हैं, ये हमें पता चल गया है, पर कितना एक्सटेंट से ये रिलेटेड, मतलब ये अगर चेंज हो रहा है तो कितना ये इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये होता है आपका कोवेरियंस। इज इट क्लियर? एक्स और वाई में तो हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो है, परफेक्ट है, क्या कैसा है, पर कोवेरियंस में हम देख रहे हैं कि ये दो वेरिएबल्स आर रिलेटेड, पर आई वांट टू नो कि इसके चेंज होने से इस पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितना ये इंक्रीज हो रहा है, इसके इंक्रीज होने पे कितना ये इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कोवेरियंस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये लाई करती है -∞ से +∞ तक, ठीक है। ये -∞ से +∞ तक मेजर करती है कोवेरियंस की। और बताओ कोरिलेशन की किस किस के बीच में होती है? -1 टू +1 टू -1। नेक्स्ट, अब ये क्या है, अब ये आगे जाकर के मैं कोरिलेशन के बारे में बताऊंगा। कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन स्केल। ये अक्सर जो है आपसे पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स में। इसका मैं एक चार्ट भी आगे जाकर के जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे ना, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक साथ सब मिक्स कर देना, सब भूल सकता है बंदा, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ। कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब ये है कि कुछ अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो उस पर कोवेरियंस पे उसका कोई असर नहीं होगा, पर कुछ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उससे जो है कोवेरियंस पे अफेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये है आपका फॉर्मूला जब आपको कोवेरियंस दिया होता है और आपको निकालना होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको सर ये कुछ क्वेश्चन से करवाइए जो कुछ समझ में आए। क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज इक्वल्स टू -17/0.8। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है x 6.6, स्टैंडर्ड डिवीजन y दिया है 4.2, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 20, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना है। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये आपको 2 नंबर दिलवा सकते हैं और 2 नंबर से आपकी नेट जीआरएफ हो सकती है। सोचिए, ये है आपका फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स वाई और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। सॉल्व करें तो हमने लिखा है यहाँ पे कोरिलेशन एक्स वाई, ये सेम वेरिएबल्स हैं,
उसके बाद हम लोग ने लिखा कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इज इट क्लियर? पुट करिए वैल्यू, कुछ नहीं है इसमें। क्या दिया हुआ है? कोवेरियंस -17.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 6.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2। सॉल्व करिए इसको, आंसर आएगा आपका -0.642। ऑप्शन में है जी हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर आ गया। बस ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज योर आंसर इफ कोवेरियंस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए, ये बता दिया हम लोगों ने आपको, फॉर्मूला जो है एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाए जो कि पूछी जा सकती हैं। यूनिट फ्री मेजर होता है, मैंने आपको बता दिया, ये है तो रिलेटिव मेजर होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑन स्केल। याद कर लीजिए प्लीज़, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करोगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता है। इज इट क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल ऑफ द वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता कि प्लस कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ये तो लाई करते हैं -1 से +1, ये हमको याद है। स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये कब यूज़ करने हैं अपने को, वो तो आपको पता है। कार्ल पियर्सन जो होता है वो अपने को दो वैल्यू दी होगी एक्स और वाई की। मैंने आपको बोला कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, दो वैल्यू दी एक्स और वाई की, दो वेरिएबल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला पुट करके अपना आंसर निकालते हैं। आंसर जो है -1 और +1 के बीच में आता है। स्पियर्समैन कब यूज़ करते जरा ये बताइए? रैंक, है ना, रैंकिंग हमको देनी है। रैंक से समझ में आ गया, यहाँ पे हमें क्या देनी है? यहाँ पे हमको रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। और ये कब यूज़ होगा? ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में अगर आपको एसोसिएशन जाननी है ना। ब्यूटी विद ब्रेन्स, कोई खूबसूरत है तो वो कितना इंटेलिजेंट है ना। अगर आपको क्वालिटेटिव, इज इट क्लियर? यहाँ पे क्वालिटेटिव जो है अगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। इफ क्वालिटेटिव, इवन आई थिंक मुझे पूछा भी गया है किसी क्वेश्चन में, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, है ना। और तो देन इन दैट केस विच मेथड इज मोस्ट सूटेबल? कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन रैंक, कॉन्करेंट या फिर स्कैटर? तो इस केस में आपका आंसर होना चाहिए स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो हमको यहाँ पे इंटेलिजेंस और हम लोग ने बोल दिया ब्यूटी, जैसे ऐसे कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले सकते हो, तो उस केस में आपको यूज़ करना है स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आई थिंक आपको क्वालिटेटिव मतलब समझ में आ रहा होगा, विच इज़ नॉट मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ब्यूटी को हम मेजर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इनके बीच में अगर आपको ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में इफ़ यू वांट टू find out the correlation, then in that case Spearman rank correlation coefficient is used। वैल्यू सेम है, +1 to -1, मैं -1 प्लस +1 क्यों बोल रहा हूँ, +1 to -1, ठीक है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला of calculating Spearman rank correlation coefficient 1 - 6 sigma d square डिवाइड बाय n स्क्वायर -1। अब ये क्या है? ये है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, जैसे कि r x5 आपने निकाला था ना, r x5 कोवेरियंस में से r नीचे हम r कर लेते हैं, मतलब ये रैंक की बात कर रहा है। -1 से +1 के बीच में होता है, ये भी इस बार सही बोला। और यहाँ पे डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस इन रैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया होता है डिफरेंस इन रैंक्स, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, फिर उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, इवन पीएचडी में भी बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल आ सकता है पूरा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और एन मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। If the rank correlation coefficient between marks in management and statistics for group of student is 0.5, ठीक है, and sum of square of differences in ranks, आपने rank provide किया ना, is 143, what is the number of students in the group, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जानना है। यहाँ पे अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। चलिए करते हैं यहाँ पे सॉल्व। आर, एक सेकेंड, हाँ ऐसे कर लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, n स्क्वायर -1। दिस इज योर फॉर्मूला, पुट वैल्यूज इन इट। ये दिया हुआ है हमको 0.5, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 143 इंटू 143 अपॉन n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -1। इसको यहाँ ले जाते हैं अपन,
है ना। अप्रॉक्सीमेट आंसर भी आएगा तो भी अपना चलेगा। यहाँ पे डैश, यहाँ पे लिखे n क्यूब माइनस n कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो आया आपका। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, करके देखिएगा इसको सॉल्व, 857 आएगा। 857 डिवाइड बाय, ये नीचे आ गया 0.5 तो आ गया 0.5। सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ रहा होगा आपको n क्यूब माइनस n इज इक्वल्स टू 1714। अब आप कैसे सॉल्व करना है, अब आप ऑप्शन से जाइए, n की वैल्यू आपको निकालनी है, n इनमें से देख लीजिए, है ना। सपोज अपन ले लेते हैं 12, तो यहाँ लिखा 12 क्यूब माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1714। क्या इसके आसपास आ रहा है ये? हाँ, इसके आसपास आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 1716 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1714। दैट इज वाई 12 इज द करेक्ट आंसर इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट n विद द हेल्प ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूरी चांसेस हैं कॉमर्स में भी आने के, और पेपर 1 में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या वैसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशंस, है ना, ये हमें डायरेक्शन बताता है। और वैसे अगर अपन बात करें तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, दिस इज नॉट द लास्ट मेथड, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, बट दीज आर सम ऑफ देम विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई आई पुट दीज मेथड्स इन माय स्लाइड्स। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताता है, बहुत अच्छी बात नहीं है बताना, डायरेक्शन बताता है, हमें पता है डायरेक्शन और एसोसिएशन दोनों चीज़ बताता है ना। फॉर्मूला आपके सामने है, आर दिया हुआ है, इसको इसे आर सी से करना है बिकॉज यहाँ कनकरेंट डेविएशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो रूट 2c माइनस एम, और यहाँ पे दिया हुआ है m, प्लस माइनस क्या, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकती है। c क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग दी चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ x सीरीज एंड y सीरीज। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कितने पॉजिटिव साइंस है और हम मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जाकर के क्वेश्चन दिए समझ में आ जाएगा आपको। और m है, m को निकालते हैं हम n-1 से। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसके आइडेंटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है सर, पुट करिए कोई क्वेश्चन में तो समझ में आएगा। फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशंस वाज फाउंड टू बी 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन? अब यहाँ पे फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्या है, आर सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस m divide by m. This is the formula. Let's put the values in this formula. यहाँ लिखा r c is equals to root plus minus 2। c कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशंस कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 4। ये है नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशंस, डेविएशंस बोला था ना, देखिए पीछे दिया हुआ है डेविएशंस के बारे में बोल रहा है ना, चेंज डेविएशन। ठीक है, माइनस m, m मीन्स n-1, n कितना है आपको 10 ऑब्जर्वेशंस, 10-1 कितना होता है, 10-1 होता है 9, माइनस 9 अपॉन 9। सॉल्व इट, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट 8-9 अपॉन 9, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस रूट 1 अपॉन 9 और आंसर आ जाएगा -1/3। तो आंसर इज डी, -1/3। सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशंस क्या है। m नहीं आता यहाँ पे, n आता है, ये याद रखिएगा। आधे से ज़्यादा लोग n लिखाते हैं यहाँ पे, पर m होता है। m मीन्स n-1, जितने ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको माइनस कर दो 1 से, तो आ जाएगा आपका m। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आपको करना है। ठीक है, सो दिस वाज द होल अबाउट कोरिलेशन। कोरिलेशन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। कोरिलेशन टेल्स अस द एसोसिएशन एज वेल एज डायरेक्शन। इट लाइज बिटवीन +1 to -1। इट टेल्स अस along with that it is a relative measure, और ये होता है independent of origin as well as independent of scale. There are a lot of methods to calculate correlation coefficient, but some of them are scatter diagram. It tells us the degree of correlation with the help of a प्लॉट या ग्राफ। एंड नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, है ना, इसमें हमको फॉर्मूला दिया हुआ है और इसके मदद से भी हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं किसके बीच में वैल्यू आ रही है। एक वीडियो इसकी भी बनाऊंगा मैं। देन नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, जिसमें 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n² - 1 है। दिस बेसिकली यूज फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
और उसके बाद हमने यूज़ किया कंकरेंट डेविएशंस, और कंकरेंट डेविएशंस में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया 2c माइनस m अपॉन m। और इसी की तरह हमने कुछ जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कोरिलेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ में आ जाए। हमने कोवेरिएंस भी समझा था और उसकी भी मैंने जो है एक स्लाइड में डिटेल्स लिखते हैं कि इट लाइज बिटवीन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, जिससे जो है आगे जा करके जो देखे वो समझ जाए कोवेरिएंस भी क्या होता है। इट टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम। तो मैंने आपको पूरी समरी बता दी जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे नॉलेज एनहेंस करने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।